चलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, अब जैसे हम लोग बात करते हैं सीए इंटर की, ठीक है ना। सीए इंटर क्या है, क्या कंसेप्ट है पूरा, मैं आपको एक बार पूरा अभी अच्छे से समझाता हूँ कि क्या क्या पेपर्स हैं सीए इंटर के अंदर, कैसे पढ़ना है हमको, आपका क्या अटेम्प्ट डी होगा। ठीक है ना। देखो क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सीए इंटर सेगमेंट की, ठीक है ना। तो ये तो बहुत क्लियर है कि इसमें ये सेगमेंट फाउंडेशन लेवल से बड़ा सेगमेंट है, ठीक है ना। और जनरली क्या होता है, सब बच्चे जगते भी धीरे धीरे ही हैं, बहुत धीरे धीरे, मतलब रिजल्ट आता है उसके बाद प्रॉपर बैच बनता है, बट स्टार्टिंग द टाइमली थिंग बहुत बेनिफिशियल रहता है। क्यों बेनिफिशियल रहता है, मैं आपको सब चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे हमने बात किया फाउंडेशन लेवल का। फाउंडेशन में तुमको पता है टोटल नंबर ऑफ पेपर जो होते हैं तुम्हारे, वो 4 पेपर थे, है ना। अब इंटर के अंदर जाकर के ध्यान, टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हो जाएंगे आपके, 6। और अब अगर आप जैसे मई के अंदर फाउंडेशन पास कर जाते हो, कमिंग जो भी आपने एग्जाम दिया है और होपफुली कर ही जाने चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो इंटर का एग्जाम ड्यू होगा ना, वो वापस अगले साल मई में ड्यू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो मई 24 में अगर आपने फाउंडेशन क्लियर किया है, तो बाय द मई 25 यू विल स्टार्ट विद योर क्लासेस ऑफ सीए इंटरमीडिएट, मतलब एग्जाम आपका ड्यू हो जाएगा सीए। अच्छा, इसी के पैरेलल जून 25 के अंदर आपका एग्जाम ड्यू हो जाएगा सीएमए इंटर का। अगर आपने सीएमए, वैसे तो सीएमए का एलिजिबिलिटी आपका अभी इवन दिसंबर 24 में भी आ जाएगा। आप सीएमए इंटर का एग्जाम दिसंबर 24 के अंदर भी दे सकते हो, ठीक है ना। मतलब एलिजिबल टू फाइट सीएमए इवन इन द कमिंग दिसंबर ऑल्सो, अगर आप अभी क्लियर कर जाते हो तो। बट सेफर साइड पे जनरली ये अटेम्प्ट डिपेंड करता है, अगर आप प्रिपरेशन कर पाओ तो ठीक, नहीं हो तो अगला अटेम्प्ट अपन सीए के बाद दे सकते हैं। तो ये पोजीशन अपन एनालाइज करेंगे, जैसे अभी चल रहा है जुलाई, है ना। हम लोग एनालाइज करेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर, क्योंकि दिसंबर एंड में एग्जाम होते हैं, कि नवंबर एंड तक आपका क्या पोजीशन है। अगर आपको लगता है कि सर एक ग्रुप पे जा सकते हैं, तो वी कैन प्लान फॉर सिंगल ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। बट एनी हाउ द प्रायोरिटी डिग्री इज सीए। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, एक और चैलेंज क्या होता है, जब अगले साल तुम लोग सीए इंटर का एग्जाम दोगे, तो आपके ग्रेजुएशन के भी एग्जाम आएंगे, दैट इज ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम आपके हेड पे होंगे, है ना। तो जनरली मार्च के अंदर बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे, फिर आपके सीए इंटर होगा और फिर सीएम इंटर होगा। अब क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ सीए इंटर की, जो बच्चे टाइमली प्रिपरेशन नहीं करते हैं और जो टाइमली प्रिपरेशन करते हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि आपका फाउंडेशन का जो रिजल्ट है, वो जनरली ये मान के चलो फाउंडेशन रिजल्ट आता है बाय द एंड ऑफ, मतलब हम मान ले 10 अगस्त तक आपका फाउंडेशन रिजल्ट आएगा। अब जब फाउंडेशन रिजल्ट मेरा 10 अगस्त तक आता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी जैसे हम लोग बात करते हैं, आज तारीख है 2 जुलाई, 2 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ घर बैठे हो, ठीक है ना, तो आप मोर देन 1 मंथ अपना ऐसा लूज कर चुके हो, जो आपने पूरा अनप्रोडक्टिव कर दिया है ना। हाँ, एक डाइसी चीज जरूर रहती है कि यार सर हम नहीं पास हुए, तो नहीं पास हुए तो करी हुई पढ़ाई वेस्ट तो होगी नहीं, वापस सितंबर अटेम्प्ट फाउंडेशन का ही रहा है, वापस आपको अगला मौका मिल ही जाएगा सितंबर में। और मैं उम्मीद करता हूँ, अगर जो एनी और जून अगर मान लो इफ बट नेगेटिव हो गया, तो सितंबर का अटेम्प्ट तुम्हारा है ही सही, है ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अपन 1 महीने में फाउंडेशन पढ़ेंगे, तो बेटर है टू स्टार्ट, ताकि उससे होगा क्या ना, कि ये जो 1 महीना अगर हमने यूज कर लिया अपना, तो इस 1 महीने में आप मेजर चीजें खत्म कर दोगे। दूसरी बात क्या होती है, जब आप मई अगले साल मई में एग्जाम दोगे, तो आप ये मान के चलो इस मई के एग्जाम के लिए आपको एनी हाउ कम से कम क्लासेस से 3 महीने पहले फ्री होना ही पड़ेगा। अगर आप 3 महीने पहले फ्री नहीं हुए ना, तो आप मई का टर्म फाइट ही नहीं कर पाओगे। अब 3 महीने पहले फ्री होने का मतलब क्या हुआ, अगर आपने क्लासेस स्टार्ट की मान लो अगस्त से, तो बचा क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी, जनवरी में भी उसके बाद तुमको खुद को लगेगा फरवरी मार्च तो घर पे ही प्रिपरेशन करें हम लोग। तो जो मोटे मोटे महीने 1 2 3 4 5 और अगस्त का महीना भी आधा निकल चुका होता है। तो आपके पास जो महीने होते हैं ना, वो मोटा मोटा 5 महीने होता है, अगर अगस्त के बाद आप सोचो तैयारी करने का तो अब 5 महीने में सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, वो समझो तुम लोग। अब
इसमें जो इंटर है उसके अंदर दो ग्रुप में डिवाइडेड है। मतलब मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझा रहा हूँ क्यों टाइमली प्रिपरेशन करना जरूरी है। ठीक है ना, अपने पास इतना टाइम है नहीं कि अपन उसको डिले कर सके 1 महीना। वी डोंट हैव, अगर अपने को पहला अटेम्प्ट देना है और अगर टाइमली अटेम्प्ट नहीं दोगे तो वापस उसका मतलब ये है कि आपने फाउंडेशन टाइमली क्लियर करके भी जीरो हो गए वापस आप। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं इंटर की जब बात करता हूँ तो इंटर में क्या क्या है, क्या पेपर है, तो देखो बेटा इंटर दो ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में टोटल नंबर ऑफ पेपर जो है वो है 3 पेपर, और ग्रुप नंबर 2 में भी टोटल नंबर ऑफ पेपर जो है वो है 3 पेपर। और यहाँ तो तुम ये मान के चलो सारे पेपर बिल्कुल नए हैं। मतलब फाउंडेशन लेवल पे तो ऐसा होता था कि वो पेपर लगभग 12 से जुड़े हुए थे। जैसे आप एक चीज समझो, अकाउंट्स, अकाउंट्स तो वही थी जो 11 12 पढ़ते हुए आ रहे थे, है ना। लॉ तुम्हारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। स्टैट्स भी तुमने कुछ पार्ट 11th में कभी पढ़ा था। इको के अंदर मैक्रो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, माइक्रो भी 11th पढ़ चुके थे। तो फाउंडेशन लेवल पे सब्जेक्ट ऐसे थे विच आर रिलेटेड विद क्लास 11th एंड 12, 11 12। बट इंटर लेवल पे आपके सब्जेक्ट सारे नए, और इन सारे नए सब्जेक्ट को इस 4 महीने में प्रिपेयर करना, ऑलरेडी अगर अपन अभी भी चालू कर रहे हैं ना तो अभी से ही प्रिपरेशन करना भारी पड़ता है अपने ऊपर। क्योंकि टेस्ट रखना, टेस्ट के साथ फिर वापस हर चीज को कोलाइड करना। हाँ, हमारे साथ आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इधर सारी क्लासेस डिजिटल में A to Z अवेलेबल है इंटर की। मतलब A to Z क्लासेस डिजिटल मोड में भी अवेलेबल है इंटर के। अगर आप ऐप पे जाओगे, मैं आपको पूरा ऐप सब दिखा देता हूँ एक बार, तो सारी क्लासेस अवेलेबल है इंटर की। तो अगर आपके अंदर ताकत है तो आप मतलब जैसा मैं कहूँ अगर वैसा काम करें तो हम कोशिश कर सकते हैं 3 से 4 महीने इंटर का ढंग से सिलेबस करने की। बस थोड़ा डिजिटल सपोर्ट ले, थोड़ा ऑफलाइन सपोर्ट ले, बट हाँ एग्रेसिव हो गए तो पढ़ना ही पड़ेगा इंटर के अंदर, है ना। ढीले ढीले पढ़ोगे तो आगे के अटेम्प्ट 100% स्लिप हो ही जाएंगे हाथ से। अब जब हम लोग बात करते हैं सर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर, पासिंग क्राइटेरिया वही है कि हर पेपर में कितने नंबर चाहिए अपने को, मिनिमम 40 मार्क्स, है ना। और एग्रीगेट कितने नंबर चाहिए, 50%। यहाँ एक फायदा यह है कि आपका हर पेपर के अंदर 30% आपका एमसीक्यू है। एवरी पेपर हैव 30% एमसीक्यू वेटेज। हर पेपर में 30% किसका वेटेज है बच्चों, एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू है विद नो नेगेटिव मार्किंग। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू, और ये हर पेपर में है। ये नई स्कीम के अंदर एवरी पेपर के अंदर एमसीक्यू डाल दिया और कोई पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपके मान लो किसी पेपर के अंदर एमसीक्यू गलत भी है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप तुक्का लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना। और हर पेपर में एमसीक्यू 30 नंबर का है, बट ये एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। ये डायरेक्ट ऐसा एमसीक्यू नहीं है कि आपको दे दिया कि इसका मतलब क्या है या AS3 किसके लिए स्टैंड करता है। ये एमसीक्यू सारा केस स्टडी पैटर्न पे है। ठीक है ना। अब क्या है, जब मैंने बात किया बेटा ग्रुप 1 का और जब मैंने बात किया ग्रुप 2 का, मैंने आपको अभी बताया ग्रुप 1 में जो टोटल नंबर ऑफ पेपर है वो कितने हैं, 3। और ग्रुप 2 में भी टोटल नंबर ऑफ पेपर है वो कितने हैं, 3। अब कौन कौन से पेपर है, तो जब मैं बात करता हूँ ग्रुप नंबर 1 की, तो ग्रुप नंबर 1 में जो पेपर नंबर 1 है वो है आपका अकाउंट्स। पेपर नंबर जो 1 है वो कौन सा है बेटा, अकाउंट्स। और अकाउंट्स के साथ यहाँ पर एक और पेपर है जिसको हम लोग बोलते हैं AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब सिर्फ अकाउंट्स नहीं, आपका यहाँ पे एक पेपर और है जिसका नाम क्या है, AS। और लगभग लगभग यहाँ पर AS का वेटेज अराउंड 60% है। AS का वेटेज आपका 60% है और अकाउंट्स का वेटेज 40% है। तो ये 40% वेटेज है, 60% है, ये मिला करके टोटल 100% हो जाता है मार्क्स। ये वाला पेपर जनरली अभी तक मैं पढ़ाता था, बट इस साल हम लोगों ने अकाउंट्स वाला पेपर सुमित सर को दिया है और AS वाला पार्ट हरप्रीत सर पढ़ाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो अकाउंट, हाँ कुछ AS है जैसे AS3 हो गया, AS21 हो गया, वो मैं देखूंगा, बट अकाउंट्स का जो पेपर है मेजर वो सुमित सर देखेंगे, है ना। और AS वाला पार्ट आपको हरप्रीत सर पढ़ाएंगे। ग्रुप नंबर 1 में ही आपका जो पेपर नंबर 2 है और पेपर नंबर जो 3 है, पेपर नंबर 2 आपका आता है लॉ। पेपर नंबर 2 कौन सा है बेटा, लॉ। और इसके अंदर भी आपका कंपनी लॉ भी है, फेमा भी है, प्लस और भी अदर लॉज, वो सारी चीजें, एंड ये अशोक सर लेंगे आप लोगों को। ठीक है ना। पेपर नंबर 3 है जिसका नाम है टैक्स। अब इस टैक्स के अंदर दो पार्ट है, एक तो है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब इस लेवल पे जाकर के आपको है ना थोड़ा बहुत एक एक्सेप्टेंस अपना डिजिटल लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। डिजिटल मतलब क्या होता है, कहीं कहीं हम लोगों को ऐसा जैसा डायरेक्ट टैक्स का पेपर है। अब डायरेक्ट टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर है ना, मतलब इसको इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये पेपर ऐसा पेपर है जिसमें है 50 नंबर का ही पेपर है ये 50 का है, ये 50 का है। इंडायरेक्ट टैक्स को तो यहाँ पर CA शुभम सर है,
वो पढ़ाते हैं। डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए हमारे पास ये आरिश खान सर है, बट ये ऑफलाइन पेपर है। डायरेक्ट टेक्स्ट हम लोग ऑनलाइन मोड में करेंगे। वो क्यों करते हैं ऑनलाइन मोड में? क्योंकि ये पेपर इतना टेक्निकल है एंड वी नीड अ मेजर एक्सपर्टीज इन दिस पेपर। गेटिंग माय पॉइंट? आपको प्रॉपर मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल सिस्टमेटिक आएगा, और क्लासेस भी यहीं पे करो, घर बैठ के नहीं करनी उसकी क्लासेस। मतलब आप यहाँ बैठोगे, प्रॉपर क्लासेस होगी, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है, रोज 1 घंटे का स्लॉट डायरेक्ट टेक्स्ट का फिक्स होगा, उस तरह क्लासेस चलेगी। सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट, वो क्योंकि पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, और उदयपुर जैसी सिटी में हमको इतने एक्सपर्ट टीचर मिल ही नहीं पाते डायरेक्ट टेक्स्ट के, जितना आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज उन सर का मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात की मैंने ग्रुप नंबर 1 की, है ना। अब जब हम लोग आते हैं बच्चों ग्रुप नंबर 2 पे, तो ग्रुप नंबर 2 में वापस अपने पास 3 पेपर है। पेपर 1, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। अब जो ग्रुप नंबर 2 में पेपर नंबर 4 है, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नाम है बेटा पेपर का? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वही पेपर है जो आप लोग सीएमए में अपने फाउंडेशन में बहुत बेसिक कॉस्ट पढ़ा था, मतलब हार्डली 10, 15, 20 नंबर का कॉस्ट पढ़ा था, बट यहाँ पर कॉस्ट का पेपर पूरा 100 नंबर का है, और इसके अंदर लगभग देर आर 15 चैप्टर्स, और अपने आप में अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा है। कॉस्टिंग पूरा पेपर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, है ना। पेपर नंबर 5 जो है वो है ऑडिट। ऑडिट अपने आप में एक बहुत बहुत ही अच्छा पेपर है, जिसमें आपको इवन बहुत मजा भी आएगा पढ़ने का, कि ऑडिट कैसे होती है, कंपनी में ऑडिट कैसे होती है, बैंक ऑडिट्स कैसे होती है, पीएसयू में ऑडिट्स कैसे होती है। यहाँ पर 100 नंबर का पेटेज है, और ये हरप्रीत सर पढ़ाते हैं पूरा। 100 मार्क्स का पेपर है, दिस इज टॉट बाय हरप्रीत सर। प्रॉपर आपको नोट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। पेपर नंबर 6 वापस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो इसका एफएम, और एक पार्ट है उसका एसएम। एफएम का वेटेज 50 मार्क्स का है, एसएम का वेटेज 50 मार्क्स का है। एसएम मतलब जो मैनेजमेंट का पेपर है बेसिकली, इट इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट आप लोग, इवन मैं बताऊं, थोड़ा बिजनेस स्टडीज जैसा पेपर है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट प्योर केस स्टडी पेपर आता है यहाँ पर, है ना। तो ये इसमें टोटल 5 चैप्टर्स, एक इजी सब्जेक्ट है, बट इसके साथ वापस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जुड़ा है यहाँ पे, दैट इज एफएम। और एफएम का वेटेज 50 मार्क्स का है, और ये अगेन आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, और ये यहाँ पे एक सीए सुदर्शन सर है, वो आपको पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल इंटर का स्ट्रक्चर है पेपर्स का। अब जब मैंने बात किया इसको सीए इंटर के अंदर, तो आपको आइडिया लग गया सीए इंटर के अंदर क्या ओवरऑल सिलेबस है। अकाउंट्स हो गया, एएस हो गया, पेपर 2 लॉ हो गया, टैक्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ऑडिट हो गया, एफएम और एसएम हो गया। राइट नाउ हम लोग धीरे 2-3 पेपर से स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअल बेसिस पे हम लोग इंक्रीज करेंगे, बट कैपेसिटी आप पे डिपेंड करती है। अगर आप में ताकत है फटाफट सिलेबस खींचने की, तो हम लोग मिरेकल कर सकते हैं इंटर के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? और पर्सनल गाइडेंस जितना चाहिए उतना मैं रेडी अवेलेबल हूँ, बस तो मेहनत करना उतना। वापस बात हुई है जो फाउंडेशन में करी थी, एफर्ट डालोगे तो अपने आप रिजल्ट आएंगे इसी। ठीक है ना। और ठीक है, कहीं कहीं डिजिटल सपोर्ट, क्योंकि अब अभी तो बात की इंटर की, फाइनल पे आपको सब कुछ डिजिटल ही जाना पड़ेगा, फाइनल में ऑफलाइन कोचिंग चलती नहीं है। इवन मैं अगर बात करूं मेट्रो सिटीज की, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं है फाइनल की। फाइनल में एवरी कोचिंग इज ऑनलाइन मोड। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं कहीं हम लोग थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन, और ऑनलाइन में भी हम लोग जैसे डीटी पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा गाइडेंस में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया ना पढ़ते रहो, ऐसा नहीं। सिर्फ एक डीटी पेपर जो है वो भी ऑनलाइन हम लोगों ने पिछले 2-3 साल से इसलिए डिसीजन लिया, क्योंकि डीटी पेपर अपना बहुत टेक्निकल पेपर है, और इतने अमेंडमेंट्स होते हैं रोज, कभी सीबीडीटी का क्या सर्कुलर है, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सर्कुलर दे रही है, तो वो इतने अपडेट आते हैं ना, तो वो लोकल टीचर इतने अपडेट होते ही नहीं है। अच्छा, इवन हम लोगों ने देखा जो अलग अलग इंस्टीट्यूट डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, वो सब ऐसे टीचर हो जाते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा के डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसका एक्सपर्टीज बन नहीं पाता है। आपको जो टीचर मिलेंगे डायरेक्ट टेक्स्ट के, और प्योर डायरेक्ट टेक्स्ट के टीचर है, और फाइनल लेवल तक पढ़ाते हैं, और उनकी क्लासेस पूरी ऑफलाइन, एंड यू विल कनेक्टेड ऑन 1-to-1 विद द टीचर। गेटिंग माय पॉइंट? तो लास्ट 4-5 बैच से बहुत अच्छा फीडबैक है उन टीचर का, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड। ठीक है ना। तो डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर वी आर गोइंग विद आरिश खान सर, और वो नेशनल टीचर है डायरेक्ट टेक्स्ट के ना। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर विच रिलेटेड टू विद सीए इंटर सेगमेंट। आई बात समझ में? अब अगर मैं बात करता हूँ ना सीए में इंटर की, तो बच्चों सीए में इंटर में जो वापस नंबर ऑफ पेपर हैं, वो कितने पेपर हैं आपके टोटल? 8। वापस वहां भी 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। और अगर मैं सीए में इंटर का सिलेबस बताऊं, तो यहाँ जो पेपर 4 है और इधर जो पेपर 4 है, कुछ कुछ इवन मैं अगर सीए में इंटर की बात करूं, लॉ, लॉ तो आपका वही है जो आप फाउंडेशन पढ़ के आए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल्स होगा, पार्टनरशिप, और आप जो इंटर में पढ़ोगे लॉ वो है, थोड़ा सा लॉ चेंज भी है।
टैक्स आपका एज इट इज वो का वही है, जो सी इंटर का टैक्स है वही एज इट इज, मतलब अपने को सीएम इंटर का टैक्स अलग नहीं पड़ना है, वही सी इंटर वाली टैक्स ही चल जाएगी। कॉस्टिंग उधर भी है, कॉस्टिंग इधर भी है। यहाँ पे कॉस्टिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है सीएम इंटर में। ग्रुप नंबर 1 में भी कॉस्टिंग है, ग्रुप नंबर 2 में भी कॉस्टिंग है। बट ग्रुप नंबर 1 की कॉस्टिंग और ग्रुप नंबर 2 की कॉस्टिंग, अगर अपन ने सी एंट्री कॉस्टिंग पढ़ ली ना, तो सीएम एंट्री कॉस्टिंग बहुत इजी हो जाती है। वही सिस्टम है, अगर उधर अकाउंट्स पढ़ रखा है तो सीएम अकाउंट अकाउंट बहुत इजी था, तो यहाँ अगर आप उधर की कॉस्टिंग पढ़ चुके हो तो इधर की कॉस्टिंग तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। एफएम तुम्हारा एज इट इज सब्जेक्ट यहाँ भी है और वहाँ भी है। एसएम तुम्हारा यहाँ भी है और वहाँ भी है, सेम सब्जेक्ट है एसएम एफएम, ठीक है ना। यहाँ एक नया सब्जेक्ट आता है, दैट इज ओएम। जो एक नया सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है ओएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट, और उसका वेटेज है 70 नंबर का। ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है जो आपके सीए इंटर सेगमेंट में नहीं है, ठीक है ना। ये नया सब्जेक्ट है, बट इसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। ये अपन देखते हैं अक्टूबर, ये तो है सेकंड ग्रुप में, तो अभी एज ऑफ नाउ अच्छा ऑडिट यहाँ भी है वहाँ भी है, एएस यहाँ भी है वहाँ भी है, ठीक है ना। अकाउंट्स का सिलेबस तो लगभग लगभग पूरा सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट वो सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिल जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। अब अपने को ये ध्यान रखना है बच्चों कि सीए में इंटर के दोनों ग्रुप अभी अपने को प्लान नहीं करने दिसंबर में, है ना। अपन नवंबर तक देखेंगे, अगर अपने को लगा प्रिपरेशन है तो अपन जाएंगे, वरना अपन नेक्स्ट जून ही प्लान करेंगे। अपना सीए इंटर सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अपना सीए इंटर एग्जाम में 20 दिन तक एग्जाम चल रहा है, 20 दिन छुट्टियां लेके बैठ गए, ठीक है। वी कैन नॉट अफोर्ड 20 डे लीव इन सीए इंटर बैच, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस बार अपन प्रिपेयर कर लें, बट नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि अपने को सीए इंटर दिसंबर देना जरूरी है, अपन इवन नेक्स्ट ईयर जून भी प्लान कर सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर जून से लेट नहीं करेंगे हम लोग। आई बात समझ में। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है सीए इंटर और सीए में इंटर का, समझ में आया। हर पेपर के अंदर कितना एमसीक्यू वेटेज है, 30%। वो हर पेपर में, वो अकाउंट्स हो एएस हो, एवरी पेपर देयर इज अ वेटेज ऑफ 30% एमसीक्यू। अच्छा, यहाँ पर एक और सिस्टम होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। इंटर के अंदर एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है ये समझना। देखो क्या होता है, जब मैंने बात किया सीए इंटर का, अभी जैसे मान लो फाउंडेशन अपने एग्जाम दिया, मान लो अकाउंट्स है, लॉ है, देन यू हैव अकाउंट्स लॉ के बाद देन यू हैव मैथ स्टैट्स एलआर है, एंड देन यू हैव इको। ये 100 नंबर हो गए, ये भी 100 नंबर पेपर है, ये भी 100 नंबर पेपर है, और ये भी 100 नंबर पेपर है। अब मान लो आपके यहाँ पे आ गए 80, यहाँ आ गए 45, यहाँ आए 32, और यहाँ आए 42। तो बताओ ये बच्चा पास है कि फेल है? फेल है ना। और अगले एग्जाम में इसको सारे के सारे पेपर वापस देने पड़ेंगे। मतलब अगला जो एग्जाम होगा उसको अकाउंट्स भी वापस देना है, लॉ भी वापस देना है, मैथ स्टैट्स एलआर भी वापस देना है, और इको भी वापस देना है ना। सारे भी वापस देने हैं इसको, यस और नो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंटर के अंदर, इंटर में ऐसा नहीं है। अब इंटर में मान लो आपने ग्रुप नंबर 1 दिया, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, और टैक्स हो गया। अकाउंट्स में मान लो आपके 70 है, लॉ में 30 है, और टैक्स में 45 है। अब देखा जाए तो ये बच्चा क्या है? फेल है। लेकिन जब आप अगली बार दोगे ना तो आपको अकाउंट्स नहीं देना है वापस, या आपकी चॉइस है एग्जाम्पशन लेना नहीं लेना। मतलब आपको अगली बार देना है तो सिर्फ दो ही सब्जेक्ट देना है, लॉ और टैक्स। अब सर ऐसा क्यों? सीए इंटर और सीए फाइनल में एक रूल होता है कि अगर कोई भी पेपर में आपके 60 या 60 से ऊपर आ जाते हैं, तो वो पेपर अगले अटेम्प्ट में क्या होता है बच्चों? एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब वो पेपर आपको अगले अटेम्प्ट में देना नहीं है। बट ये जो एग्जाम्पशन है ना, ये एग्जाम्पशन आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे आपने मई का एग्जाम दिया और मई में रिजल्ट ये आया, मई 25 में एग्जाम दिया और ये रिजल्ट आया। अब इस आपने वापस जब सितंबर 25 दिया, आप ये एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सितंबर अकाउंट्स मत दो, फिर आपका क्लियर नहीं हुआ, आप दिसंबर 25 दो, ये पेपर एग्जाम्शन। फिर क्लियर नहीं हुआ, आप मई 26 दो, आपको दो ही पेपर थे, बट मान लो आप तीनों अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए। अब जो आप सितंबर वापस 26 दोगे ना, आपको ये एग्जाम्शन खत्म हो जाएगा। The exemption can be carry forward maximum only up to how many attempt? Only 3 attempt तक। मतलब किसी पेपर में 60 या 60 से ऊपर है, वो पेपर अगले अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा? एग्जाम। बट कितने अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एग्जाम्शन को? 3 अटेम्प्ट तक। अब मैं आता हूँ ग्रुप नंबर 2 पे। ग्रुप नंबर 2 में पहला पेपर जो है वो है कॉस्ट, फिर है ऑडिट, और फिर है एफएमएसएम। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा था, इधर ला गया वो 70, इधर हो गया वो एब्सेंट, और इधर आया उसके मान लो अगेन 64। अब मतलब बताओ कितने कितने पेपर में 60 नंबर ऊपर है?
तो क्या सर ये बच्चा इस ग्रुप में फेल हुआ पास हुआ? फेल हुआ, क्योंकि वो एक पेपर में क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। अब बताओ जब वो अगला अटेम्प्ट देगा उसको कितने पेपर देने? एक नहीं देने, उसको तीनों देने, क्योंकि एब्सेंट हो गया बच्चा। इसमें जीरो आएगा चलेगा? एग्जेम्पशन मिलने की एक बेसिक कंडीशन ये इंस्टीट्यूट डाली हुई है कि यू शुड बी प्रेजेंट इन ऑल पेपर। भले वो जीरो नंबर है बट आपको प्रेजेंट अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी। आपके अगर इसमें 70 आ गए, इसमें एब्सेंट होगा 64 आया, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप इधर एब्सेंट हो चुके हो। तो बैठना कंपलसरी, भले नंबर जीरो आए। अच्छा, इस पेपर में अगर जीरो नंबर भी होते तो भी एग्जेम्पशन मिल जाता उसको। बट एग्जामिनेशन बेसिक कंडीशन क्या है? ग्रुप वाइज अटेंडेंस होनी चाहिए, 6 पेपर अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो वो इस ग्रुप में प्रेजेंट है, इस ग्रुप में टोटल एब्सेंट हो गया, तो ग्रुप वाइज एग्जामिनेशन मिल जाएगा उसको। एक ग्रुप की अटेंडेंस होनी चाहिए पूरी कंप्लीट, तो उस ग्रुप का पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैं दो ग्रुप का फॉर्म भरा है, दोनों में अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, तो ग्रुप जिस ग्रुप में अटेंडेंस कंप्लीट है वो एग्जामिनेशन मिलेगा। आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर क्या करें, हम लोग दोनों ग्रुप साथ में दें कि एक ग्रुप साथ में दें? देखो बच्चों, इसका मैं एक बहुत सिंपल आंसर देता हूं। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। अब कभी कभी बच्चे सोचते हैं सर पढ़ाई का थोड़ा लोड कम हो जाएगा, तो एक एक ग्रुप करके दे देते हैं, और कोचिंग भी एक एक ग्रुप की कर लेते हैं। अब ये बहुत गलत चीज है। देखो जनरली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब क्लासेस चलती है ना, तो कभी ये देख के नहीं चलती ग्रुप 1 की है ग्रुप 2 की है। आज जैसे हो सकता है पहला पेपर मैं एफएम पढ़ा रहा हूँ, अगला पेपर आपको कौन सा हो, अगला टाइम किसका हो, लॉ का हो। फिर उसके बाद वापस किसका पेपर आ जाए, ऑडिट का आ जाए, फिर आ जाए क्या, कॉस्ट, फिर आए क्या, अकाउंट्स। ऐसे क्लासेस चल रही है, टाइम टेबल ऐसे बना हुआ है। अब आपने कहा सर हम तो ग्रुप 1 ही पढ़ रहे हैं, तो आप ये क्लास पढ़ोगे, फिर ये छोड़ोगे, ये दो छोड़ोगे, फिर अगली क्लास क्या है, अकाउंट्स। मान लो ये चल रही है सुबह 7 से 8, ये चल रही है 8 से 9, ये चल रही है 9 से 10, ये चल रही है 10 से 11, ये चल रही है 11 से 12। तो आपके लिए क्या होगा, 8 से 9 क्लास है, फिर आपकी अगली क्लास कितनी बजे? तो बीच में 2 घंटे आइडल हो गए। फिर एक और दुविधा क्या है कि ये क्लासेस करने के लिए तुमको 4 में आना ही पड़ेगा, लेकिन जब वापस तुम सेकंड ग्रुप प्रिपेयर करोगे, तब वापस तुम लोग इधर ये क्लास पढ़ी, ये क्लास में फ्री हो गए, फिर ये पढ़ा, फिर यहाँ फ्री हो गए। तो सबसे पहली बात तो है कि प्रिपरेशन तो दोनों ग्रुप की साथ ही करनी चाहिए। प्रिपरेशन अलग अलग करना पॉसिबल ही नहीं है, बच्चा कर ही नहीं पाता है। अगर प्रिपरेशन अलग अलग ग्रुप की करते हो ना, तो जहाँ अपने पास में एक ग्रुप और दो ग्रुप होते हैं ना, वहां जहाँ तुम लोग 6 महीने में कोर्स करोगे, वहां 12 महीने लग जाएंगे कोर्स करने के अंदर। दूसरी बात क्या होती है, जब अपन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अलग अलग देते हैं, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जिसको कहते हैं सेट ऑफ बेनिफिट, वो नहीं मिल पाता है। और वो क्यों नहीं मिल पाता है? जैसे मान लो मैंने कहा ग्रुप नंबर 1 है। अब ग्रुप नंबर 1 में मैंने बताया 3 पेपर थे अपने पास। पहला था अकाउंट्स, दूसरा था लॉ, तीसरा था टैक्स। अब अकाउंट्स था 100 का, इधर था 100 का, इधर था 100 का। ग्रुप नंबर 2 में हमको बताया 3 पेपर थे हमारे पास। एक था हमारे पास कॉस्ट, एक था हमारे पास ऑडिट, एक था हमारे पास एफएम। ये भी 100 का, ये भी 100 का, और ये भी 100 का। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो इसमें तुम्हारे 80 नंबर आए, इसमें तुम्हारे लेट से 40 ही आए, इसमें तुम्हारे लेट से मैंने कहा 70 नंबर आ गए। अब बताओ 80 प्लस 40 प्लस 70 कितना आया? 100, 190 हो रहा है ना? हाँ 190। और मान लो इधर आपके हर पेपर में कितने नंबर है, लेट से 40। अब इधर टोटल कितना आया, इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया, ये बच्चा पास हो जाएगा। मतलब इधर का जो बेनिफिट है वो इधर मिल गया आपको। लेकिन सोचो अगर आपने ये ग्रुप अलग दिया होता और ये ग्रुप अलग दिया होता, तो ये बच्चा फेल हो जाता फिर, क्योंकि इसका सेट ऑफ का इसके जो ज्यादा नंबर आए ना उसका बेनिफिट अगले ग्रुप में मिलेगा नहीं, अगर अलग अलग दोगे तो। दूसरी बात, ऑल इंडिया मेरिट हो गया, इवन आपका जो एक क्रेडिबिलिटी है, वो दोनों ग्रुप देके ज्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है, सीए तो बन जाओगे, ग्रुप तो सीए तो बन जाओगे, बट एक इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है कि इफ यू वांट टू गो फॉर ऑल इंडिया मेरिट, तो उसके लिए एलिजिबल ही तब होते हो दोनों ग्रुप साथ में दोगे आप। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके पास हो तो एलिजिबल नहीं हो आप ऑल इंडिया मेरिट के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेनिफिट क्या होता है, एक सेट ऑफ का बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है हमको अगले ग्रुप में, और पढ़ने का फ्लेयर भी बनता है जब आप दोनों ग्रुप दोगे तब। ठीक है, जैसे 11 12 के साथ सीए किया तो एक फायदा होता है ना, उसी तरह दोनों ग्रुप दोगे तो अलग बात है। 11 12 के बाद सीए करो तो सीए तो बनना ही है, बट वो फिर रुक रुक के बनने वाली बात हो जाती है। तो देना है तो दोनों ग्रुप साथ में ही अटेम्प्ट करेंगे। बोलो समझ में आया आपको पूरा? कोई दिक्कत? अब मैंने पूरा आपको समझा दिया। नाउ व्हाट वी विल स्टार्ट, अभी स्टार्ट कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, इनिशियली जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, विल स्टार्ट विद द पेपर एफएम।
हम पेपर स्टार्ट करेंगे एफएम, और एफएम तुम्हारा काफी कुछ ऐसा पेपर है जो तुमको थोड़ा बहुत आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा था पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना, वो एक लिंक है। और एक पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ, और एक पेपर हम लोग इस वीक स्टार्ट करेंगे टैक्स। नेक्स्ट वीक से हम लोग एक और पेपर पढ़ाएंगे, दैट इज ऑडिट। ये 4 पेपर हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है आपका अकाउंट्स भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। अब सर, जब हम लोग बात करते हैं एफएम की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलरिटी, तुम लोग रेगुलर आना, क्योंकि क्लासेस सब लिंक होती है, एक टॉपिक दूसरे लिंक है, दूसरे तीसरे से लिंक है, ठीक है ना। तो जितने बच्चे आए, क्योंकि रिजल्ट के पहले ऐसा ही होता है, 2 3 4 बच्चे आते हैं, फिर धीरे 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 बैच बनता है, तो जितने बच्चे आए मैं तो पढ़ाता रहूंगा आगे से आगे, है ना। तो घबराना नहीं, अपन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है ना। नाउ, अब अगर हम लोग बात करते हैं एफएम की, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को पूरा कैसे अपने को करना है, क्या करना है, पूरा क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल क्या क्या फॉलो करेंगे, तो मटेरियल में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो हम लोग सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो करेंगे ही सही, आईसीए का मटेरियल करेंगे हम लोग, प्लस हम लोग साथ में पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये हम लोग प्रॉपर करेंगे हर चीज। आईसीए का पूरा मटेरियल हम लोग करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। ये कर लोगे, इट इज मोर एंड मोर देन इनफ। ये बहुत अच्छे से कर लिया, तो इसके इसके अलावा तो तुम्हारी ताकत भी नहीं बचेगी इससे ज्यादा करने की। हो जाएगा तो इसी को रिवाइज करो। हाँ, एज फार एज लॉ इज कंसर्न, एज फार एज टैक्स इज कंसर्न, एंड एज फार एज ऑडिट इज कंसर्न, ये तीनों थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स सब्जेक्ट है। इसके अंदर सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, लॉ के अंदर तो पूरा मटेरियल हम लोग आपको अपना देंगे, टैक्स के अंदर भी पूरा आपको सेंटर का मटेरियल मिलेगा, ऑडिट में भी पूरा सेंटर का मटेरियल मिलेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी है, अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, एफएम हो गया, इसके अंदर सारा आपको मटेरियल जो अपन करेंगे वो स्टडी मटेरियल करेंगे, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे ऐप पे प्रॉपर डले हुए हैं, ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग ऐप के अंदर सिस्टमेटिक बेसिस पे अपलोडेड है। आई बात समझ में? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पेपर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आप लगाओ कॉपी, कॉपी खोलो और हेडिंग लगाओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।